अच्छा, डिसीजन ट्री में हमारे पास क्या होता है? डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड लर्निंग का मॉडल है, ठीक है, एल्गोरिदम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? जब डाटा हमारे पास लेबल्ड होता है, नॉन डाटा होता है, तो वो हमारे पास सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है। अब डिसीजन ट्री किस तरह से होता है? इस तरह से, ये जो ट्री बना है, अगर एज पहले चेक करेंगे, अगर एज 31 से 40 के बीच में है तो आंसर यस आ जाएगा। अगर एज लेस देन और इक्वल टू 30 है तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो स्टूडेंट है। अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो आंसर नो हो जाएगा, अगर वो स्टूडेंट है तो आंसर यस हो जाएगा। अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 40 है, अगर एज ग्रेटर देन 40 है तो फिर चेक किया जाएगा क्रेडिट रेटिंग क्या है। अगर एक्सीलेंट है तो आंसर नो हो जाएगा, और अगर फेयर है तो आंसर यस हो जाएगा। ये क्या बन गया? ये हमारे पास एक ट्री बन गया, जिसमें हम रूट नोड से स्टार्ट करके लीफ नोड तक आगे जाते जाते हैं। तो ये ट्री किस तरह से बनता है? ये इसी तरह से बनता है कि हम लोग डाटा देते हैं मॉडल को, मॉडल उस डाटा से सीखता है, लर्न करता है। लर्न करने के बाद हमारे पास ट्री बन जाता है, और उस ट्री के अकॉर्डिंग जो अननोन डाटा है उसको वो चेक करता है कि इसका आंसर यस आएगा या नो आएगा। मतलब जो भी हमारे पास क्लास है, यहाँ पे हमारे पास डाटा वही 22 कंप्यूटर वाला है, तो इसमें क्लास लेबल दो ही हैं, एक यस का क्लास लेबल है और एक नो का क्लास लेबल है। अब एक और एग्जांपल दी हुई है डिसीजन ट्री की। रिफंड, मैरिटल स्टेटस, टैक्सेबल इनकम और चीट, क्या वो चीट करेगा या नहीं करेगा? ये हमारे पास मेन क्लास है, जो हमने प्रिडिक्ट करनी है कि जो बंदा है वो चीट कर रहा है यस, या चीट नहीं कर रहा नो। अब रिफंड है, रिफंड अगर तो यस है तो इसका मतलब चीट नहीं करेगा। अगर रिफंड नो है तो हम दोबारा से क्या चेक करेंगे? उसका मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड है तो मतलब नो, चीट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैरिटल स्टेटस में सिंगल या डाइवोर्स है, देन नेक्स्ट हम क्या चीज चेक करेंगे? उसकी टैक्सेबल इनकम चेक करेंगे। अगर टैक्सेबल इनकम लेस देन 80 है तो वो चीट नहीं करेगा। नहीं, ग्रेटर देन 80, ग्रेटर देन 80 के है तो चीट करेगा, लेस देन 80 के है तो चीट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या बना? इस डेटा का डिसीजन ट्री बन गया। क्या किया हमने? सबसे पहले ये डाटा था, ठीक है, क्लास लेबल गिवन थे, इसका मतलब लेबल डाटा है। लेबल डाटा होगा तो कौन सा मॉडल है? ये हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग का मॉडल है। डाटा दिया हमने मॉडल को, मॉडल क्या करेगा? सीखेगा। या यहाँ जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं? डिसीजन ट्री। जब उसने लर्न कर लिया, लर्न करने के बाद मॉडल अप्लाई होगा। मॉडल अप्लाई होगा, आगे ये टेस्ट डेटा है, इस पे टेस्ट किया जाएगा कि यस आना है या नो आना है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे किस तरह से हमने ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके बाद फिर टेस्ट डाटा से किस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे करके। अब एक चीज होती है डिटेक्शन, एक चीज होती है इंडक्शन। डिडक्शन का क्या मतलब होता है? डिडक्शन का मतलब होता है जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक। जिस तरह एक जनरल सी बात है, ऑल बर्ड्स फ्लाई, सारे परिंदे उड़ते हैं, तो कार्डिनल एक बर्ड है तो इसका मतलब वो भी फ्लाई करेगा, तो इसको हम कहते हैं डिडक्शन, ठीक है। जिस तरह अगर हम कहें कि सारे बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, और बासित, बासित अच्छा है, तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ बासित, बताओ क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रही हैं। इसका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ। वैसे कोई बात नहीं, कभी कभी बोल लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये बनेगा कि बासित अच्छा है, वैसे है तो नहीं लेकिन बन तो सकता है ना, मतलब डिडक्शन हम इस तरह से करेंगे। डिडक्शन में क्या है? जनरलाइजेशन की जाती है, मतलब एक जनरल चीज से स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है। अब इंडक्शन क्या है? इंडक्शन में कोई स्पेसिफिक चीज है तो उससे हम जनरलाइजेशन की तरफ जाएंगे। जिस तरह कोई एग्जांपल बता सकते हो? कोई भी, कोई दो स्पेसिफिक चीजें हैं जिससे हम जनरल जो है वो सपोज कर लें। लगता है बासित ने ज्वाइन करके छोड़ा हुआ है। हाँ जी हसीब, आप बताओ। क्या चीज मैम? कोई एग्जाम्पल बताओ इंडक्शन की, मतलब दो स्पेसिफिक चीजों को जनरलाइज करो। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ ना कि कार्डिनल एक बर्ड है, वो फ्लाई करती है, रॉबिन भी बर्ड है, वो भी फ्लाई करती है, तो इसका मतलब जितनी भी बर्ड्स हैं वो फ्लाई करेंगी।
दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स नहीं, जिनसे हमने नहीं जनरल। मैम, ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी बर्ड्स है कि सब फ्लाई करेंगी। हम लोग इंड्यूस ऐसे ही करते हैं ना, वो एक दो एनॉमलीज जो होती हैं उनको हम निकाल देते हैं डाटा से। एनॉमली डिटेक्शन का यस बताया मैम। था ना, जो आउटलायर्स हैं उनको छोड़ दो, उनकी बात नहीं, मोस्टली तो बर्ड्स फ्लाई करती हैं ना। कोई इस तरह की एग्जांपल बताओ, कोई भी बता दो, किसी के माइंड में आ रही है? मैम मेरे माइंड में तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? अच्छा, तैयब बताएगा। तैयब आप बताओ कोई एग्जांपल इंडक्शन की। मैम नहीं समझ आ रही। देखो ना, अगर हम लोग कहते हैं कि जिस तरह हम कहें अब्दुल्ला एक इंसान है, ठीक है, अब्दुल्ला एक इंसान है, फिर हम कहें कि अख्तर एक इंसान है। अब्दुल्ला भी इंसान है, अख्तर भी इंसान है, तो इसका मतलब हसीब भी इंसान होगा। जिस तरह अगर हम जिस तरह अगर हम लोग कहें मैम आप सच क्यों रही हैं? क्या हुआ? आप सच क्यों रही हैं? ओ, गलत एग्जाम्पल दे दी। अच्छा, कोई और एग्जाम्पल बताती हूँ, सबर। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि, अच्छा रहने दो एग्जाम्पल को, मुझे फनी फनी एग्जाम्पल आ रही है हमारी। आगे देखते हैं। अप्लाई मॉडल टू टेस्ट डेटा। अब हम लोग मॉडल को टेस्ट डेटा पे अप्लाई करते हैं। ये ट्री बना था हमारे पास, अब ये टेस्ट डेटा है, ठीक है। अब इस टेस्ट डेटा में देखो, सबसे पहले रिफंड नो है। अब इस ट्री को देखते हुए मुझे कौन बताएगा कि रिफंड नो है तो हम किसकी तरफ जाएंगे? अब्दुल्ला हसन। यस मैम। ये देखो ना, ये ट्री बना हुआ है और रिफंड में टेस्ट डेटा में हमारे पास नो है, तो अब हम लोग किस तरफ जाएंगे? मैम आई हैव नो आइडिया। इधर देखो, इधर ट्री बना हुआ है, ये नजर आ रहा है बना हुआ। मैम राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे जाएंगे। राइट साइड पे क्या है? मैरिटल स्टेटस। अब क्या चीज हम चेक करेंगे? मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे। अख्तर आप बताओ, मैरिटल स्टेटस टेस्ट डेटा में क्या दिया हुआ है? मैम मैरिटल जी स्टेटस क्या होता है? बेटा में सिंगल लिया हुआ है, डाइवोर्स, और इसमें एक मैरिड है, तो फिर हाँ, तो मैरिड ही आएंगे ना मैम। मैरिड है तो क्या चीज लेबल आ जाएगी? नो मैम, इसमें इसका नो ही मतलब आएंगे कि ना। चीट नहीं करेगा, यहीं पे ट्री स्टॉप हो जाएगा। आई समझ इस डाटा की और ट्री की। सबसे पहले रिफंड से स्टार्ट किया, रिफंड नो था तो मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे मैरिड था, तो इसका मतलब हमारे पास लेबल आ गया नो, ये बंदा चीट नहीं करेगा। अब इसको अप्लाई, अच्छा ये वो अप्लाई करते हुए बता रहे हैं कि पहले नो था तो हम राइट साइड पे आए, फिर हमने मैरिटल स्टेटस चेक किया। मैरिटल स्टेटस हमारे पास क्या था? मैरिड था, तो हम मैरिड की तरफ आएंगे, लेबल क्या निकल आएगा? नो निकल आएगा, तो ये हमारे पास लेबल आ गया। इस पूरे जो एप्लीकेशन थी इसकी समझ आई है किस तरह से हमने अप्लाई किया और आंसर निकाले? यस मैम। ओके, गुड। आगे देखो, एल्गोरिदम फॉर डिसीजन ट्री इंडक्शन। अब इसका एल्गोरिदम क्या है? बेसिक एल्गोरिदम, इसको हम कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिदम, ठीक है। ट्री जो है वो टॉप से डाउन कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, रिकर्सिव होता है, डिवाइड एंड कनकर मैनर होता है, मतलब कि हम लोग एक एक करके सारी चीजें चेक करते हैं, जहां पे आंसर आ जाए वहां पे स्टॉप हो जाते हैं। एट स्टार्ट, सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स क्या होती हैं? रूट होती हैं। एट्रीब्यूट्स कैटेगोरिकल होते हैं। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट अगर है तो उसको भी हम लोग डिवीजन कर लेते हैं। टेस्ट एट्रीब्यूट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिक्स बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर। जो इंफॉर्मेशन गेन है, जो हम लोग जब ट्री बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग टेस्ट एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करते हैं।
कुछ एल्गोरिदम जो डिसीजन ट्री में आते हैं वो कौन कौन से हैं? हंस एल्गोरिदम है, कार्ट है, ID3, C4.5, C5.0, स्लिक, स्प्रिंट, ये सारे के हैं एल्गोरिदम्स के नेम हैं जो डिसीजन ट्री मेथड जो है वो यूज करते हैं। अब जनरल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास रूट नोड होती है, इसके आगे हमारे पास क्लासेस होती हैं, मतलब आंसर के अकॉर्डिंग हम लोग उसके आगे लीफ नोड पे मूव करते हैं। DT is the set of training records that reach a node T. जनरल प्रोसीजर क्या होगा? DT contains record that belong to same class YT, then T is a leaf node labeled as YT. If DT contains record that belong to more than one class, use an attribute test to split the data into smaller subsets. अब वही बात है कि एक हमारे पास क्लास है, अगर उसके आगे दो या दो से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, हम उसको स्प्लिट करके नीचे ट्री जो है मजीद कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। जिस तरह आप देखो, रिफंड, रिफंड हमारे पास क्या बन गया? आ, ये था, वेरिएबल था ना। अब इसमें दो ऑप्शंस हो सकते थे, या वो रिफंड करेगा या वो नहीं करेगा, यस या नो, दो ऑप्शंस हैं। तो एक यस की तरफ जाएगा और एक नो की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग स्टार्ट में किया। फिर हमने कहा कि अगर रिफंड कर रहा है तो चीट नहीं कर रहा, अगर नो है तो अगला इसका जो नोट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? मैरिटल स्टेटस का। मैरिटल स्टेटस चेक करेंगे। फिर हम लोग कहेंगे कि अगर तो वो सिंगल है तो वो चीट, या डाइवोर्स है तो वो चीट कर सकता है, अगर मैरिड है तो चीट नहीं करेगा। फिर इसके अगला हम लोगों ने क्या चीज कंस्ट्रक्ट की? रिफंड है, यस, तो वो डोंट चीट वाले में नो में मैरिटल स्टेटस चेक किया था। अब अगेन मैरिटल स्टेटस में अगर सिंगल या डाइवोर्स है तो फिर हम लोग क्या चीज चेक करेंगे? हम लोग टैक्सेबल इनकम चेक करेंगे। अगर वो लेस देन 80K है तो वो चीट नहीं करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80K है तो वो चीट करेगा। इस तरह से हमारे पास ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ट्री इंडक्शन ग्रेडी स्ट्रेटेजी है। हम लोग क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को एट्रीब्यूट्स की बेस पे, ठीक है। दैट ऑप्टिमाइजेस द सर्टेन क्राइटेरिया। इश्यूज क्या आते हैं कि हम लोगों ने रिकॉर्ड्स को स्प्लिट कैसे करना है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा टेस्ट कंडीशन होगी, किस तरह से बेस्ट स्प्लिटिंग होगी, और कब हम लोगों ने स्प्लिटिंग स्टॉप करनी है। ट्री इंडक्शन ग्रीडी स्ट्रेटेजी है, वही बात कर रहे हैं। इश्यूज, हाउ टू स्पेसिफाई दी एट्रीब्यूट टेस्ट कंडीशन। इसको सबसे पहले हम, ये जो प्रॉब्लम थी ना, पहली प्रॉब्लम, कि हम किस तरह से टेस्ट कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि ये डिपेंड करेगा एट्रीब्यूट टाइप पे। एट्रीब्यूट आपके पास नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या कंटिन्यूस है? नॉमिनल, ऑर्डिनल और कंटिन्यूस हमने पहले पढ़ा हुआ है। कौन बताएगा नॉमिनल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? हम्म, अख्तर आप बताओ, नॉमिनल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? पहले पढ़े हुए हैं हमने। नॉमिनल में मैम जिस तरह मतलब इसमें नेम वगैरह शायद आता हो। वेरी गुड। इसमें ऑर्डिनल में ऑर्डर में होते हैं, मतलब ठीक है, एक। शाबाश। नॉमिनल में नेम्स आते हैं, मतलब जिनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, जिस तरह नेम्स ऑफ फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, इनका कोई जो है वो ऑर्डर नहीं है, तो ये नॉमिनल है। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? जिनमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिस तरह गुड, बैड, वेरी बैड, इसका ऑर्डर है। साइजेस इस तरह होते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल, इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। और कंटिन्यूस होते हैं जो कंटिन्यूसली बड़े होते हैं, जिस तरह अगर हम कहें 1 से 10 तक नंबर, ये कंटिन्यूस है, 1 से 10 तक कंटिन्यूस वैल्यूज आ रही हैं। पहली ये चीज कि एट्रीब्यूट टाइप कौन सी होगी, और दूसरी नंबर ऑफ वेज टू स्प्लिट, कितने वेज हैं स्प्लिट करने के? 2 वेज से स्प्लिट हो सकता है या मल्टी वेज स्प्लिट इसमें हो सकता है। अब पहले हम लोग नॉमिनल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से इनको देखते हैं। Splitting based on nominal attributes use as many partition as distinct value, multi-way split। मतलब कार टाइप, कार टाइप कैसी है? फैमिली कार है, स्पोर्ट्स कार है, लग्जरी कार है, मतलब जितने भी कार टाइप है, आपने क्या किया? कार टाइप का नोट बनाया। हमारे पास कार टाइप फैमिली हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, लग्जरी हो सकती है, तो इसकी कितनी स्प्लिट्स बनी? 3 स्प्लिट्स बनी, ठीक है। बाइनरी स्प्लिट में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज को 2 में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। नीड टू फाइंड ऑप्टिमल पार्टीशनिंग, इसमें चेक करना पड़ता है कि किसको साथ रखना है।
जिस तरह यहाँ टोटल 3 थी ना, 3 की हमने 3 स्प्लिटिंग कर ली, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कार टाइप की बाइनरी स्प्लिटिंग हो, 2 ही स्प्लिटिंग हो, तो हम लोग कहेंगे कि फैमिली और लग्जरी तकरीबन एक जैसी होती है। ठीक है, मतलब फैमिली कार और लग्जरी हम लोग एक साथ रख देंगे। फैमिली कार में ही लग्जरी रिक्वायर्ड होती है और स्पोर्ट्स कार इनसे डिफरेंट होती है, तो स्पोर्ट्स कार को एक जगह पे रख लेंगे, फैमिली और लग्जरी को एक जगह पे रख देंगे। इसको कहते हैं बाइनरी स्प्लिट। अच्छा, मल्टीवे स्प्लिट में हमारे पास क्या आया? यूज एज मेनी पार्टीशन। व्हाट अबाउट दिस स्प्लिट? अच्छा, साइज की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह साइज में स्मॉल मीडियम लार्ज, ये मल्टी स्प्लिट आएगा। बाइनरी स्प्लिट में हमने क्या किया? साइज में स्मॉल मीडियम को इकट्ठा कर दिया, लार्ज को अलग कर दिया, या मीडियम लार्ज को इकट्ठा कर दिया, स्मॉल को अलग कर दिया। अगर हम इस तरह से करते हैं, स्मॉल और लार्ज को इकट्ठा कर देते हैं, मीडियम को अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास स्प्लिट ठीक नहीं होगी। ठीक है, स्मॉल और लार्ज इकट्ठे नहीं हो सकते ना, एक सीक्वेंस में हमने स्प्लिटिंग करनी होती है। स्प्लिटिंग बेस्ड ऑन कंटिन्यूस एट्रीब्यूट। अब कंटिन्यूस एट्रीब्यूट्स की स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? अब ये टैक्सेबल इनकम जिस तरह ग्रेटर देन 80, यस या नो, ये बाइनरी स्प्लिट हो गई। मल्टीवे स्प्लिट में क्या करेंगे? माइनस, मतलब 10K से कम है, 10 से 25 के बीच में है, 25 से 50 के बीच में है, 50 से 80 के बीच में, और 80K से ज्यादा है, तो इसकी हमने ये मल्टीपल स्प्लिटिंग कर ली। फिर ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया कि किस तरह से हम लोगों ने एट्रीब्यूट टेस्ट कंडीशन, हाउ टू डिटरमिन द बेस्ट फिट, डिटरमिन व्हेन टू। अच्छा, किस तरह से हम लोग डिटरमिन करते हैं? इसके लिए पहले आपको एंट्रोपी का पता होना चाहिए कि एंट्रोपी होती क्या है। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद अ रैंडम मेजर। मतलब अगर हाई एंट्रोपी है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा है। अनसर्टेनिटी का मतलब जो गलत आंसर होता है, और अगर एंट्रोपी लो है तो अनसर्टेनिटी भी कम है। इसको मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंट्रोपी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ पी लॉग टू बेस 2 ऑफ पी आई। पी हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट होगा जिसकी हम लोग एंट्रोपी फाइंड कर रहे हैं। आगे फॉर्मूलाज है जिसमें हम लोग इनकी एंट्रोपी वगैरह फाइंड करेंगे सारी। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर हमें कैसे पता चलेगा कौन से एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है? इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंफॉर्मेशन गेन। सिलेक्ट द एट्रीब्यूट विद हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। सारे एट्रीब्यूट्स का हम क्या निकालेंगे? इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे। जिस एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, मतलब टॉप पे रखेंगे। लेट पी आई, पी आई क्या है? प्रोबेबिलिटी है उस एट्रीब्यूट की जो उस क्लास से बिलोंग करता है। तो सी आई डी, इसका मतलब सी आई जो हमारे पास क्लास है, लेट्स सपोज यस की क्लास है, डी हमारे पास क्या है? वो एट्रीब्यूट है, डिवाइडेड बाय डी की कार्डिनलिटी। एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गेन है वो इस पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ पी आई, लॉग ऑफ पी आई टू बेस 2। इंफॉर्मेशन नीडेड आफ्टर यूजिंग ए टू स्प्लिट डी इनटू पार्टीशंस टू क्लासिफाई डी, इंफॉर्मेशन गेन है। ये अब फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इसमें आगे क्या किया? ये जो हमारे पास समेशन सम का है, डी जे ओवर डी इंटू इंफॉर्मेशन ऑफ डी जे। इंफॉर्मेशन गेन क्या आ जाएगा? जो दोनों हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन ऑफ डी, इसमें से माइनस कर देंगे इंफॉर्मेशन ऑफ डी टू ए। ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना फिर आपको सही से समझ आएगी। अभी ये सिर्फ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, अभी एग्जाम्पल करते हैं तब आपको ये फॉर्मूला ज्यादा सही से समझ आएगी। अब देखो हमारे पास ये है क्लास 1 0, ठीक है, और ये क्लास 2 क्या है? 6। इसमें पहली एग्जाम्पल को पहले हम देखते हैं, ठीक है। पहली एग्जाम्पल को देखने के लिए हम लोग कहते हैं कि जो P ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कितनी है? अब टोटल क्लासेस इसमें कितनी है? टोटल क्लासेस कितनी बन रही है? 0 और 6 को मिलाओ, कितनी बनती है? 0 प्लस 6 क्या बनता है? 6 बनता है। तो टोटल क्लासेस 6 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कितनी होगी? सी 1 इधर कितनी है? 0.5 है, 0.5 प्लस 6 कितना होगा? 1 है, 1 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 प्लस 6 कितना होगा? 1 है,
C1 हमारे पास 0 है, तो ये 0/6, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या है, 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 क्या होगा, C2 टोटल क्लासेस कितनी है, 6, और C2 इसमें से कितनी है, 6 है। 6/6, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया। अब इंट्रॉपी हमने कैलकुलेट करनी है। इंट्रॉपी क्या होगी, दोनों का सम करना है ना क्लासेस का, तो नेगेटिव, नेगेटिव था प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या है, 0, फिर लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, 0 log ऑफ 0 बेस 2 के साथ है, फिर माइनस अगली वाली अगर मैं ऊपर आपको फॉर्मूला पहले लिख दूं ना, तो आपको ज्यादा सही से समझ, नेगेटिव P1, ये P1 है, P1 log ऑफ P1 टू बेस 2 प्लस माइनस P2 log ऑफ P2 टू बेस 2। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करें, समेशन का मतलब है सबको प्लस करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास क्या निकली थी, 0 निकली थी, यहाँ 0 आ गया। log ऑफ P1 मतलब log ऑफ 0 टू बेस 2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, P2 क्या है 1, log ऑफ 1 टू बेस 2। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया, log ऑफ 0, ये 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और log ऑफ 1 टू बेस 2 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो 0 माइनस 0 0 आंसर आ गया। इसकी एंट्रोपी क्या निकल आई, 0 निकल आई। इसकी समझ आई है सबको कैसे एंट्रोपी निकली है, ये तो चलो 0 वाला था ना, अगली वाली हम एग्जांपल करते हैं तो वो आपको जरा ज्यादा सही से समझ आएगी। अगली वाली क्या है, ये वाली हम देख लेते हैं। अब इसमें आपने मुझे कराना है, पिछली दफा एमन ने बताया था, आपको ये और बताएगा। ये सेकंड वाले डाटा को देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या निकलेगी, अरे अब कोई भी जल्दी से बता दे, टोटल क्लासेस कितनी है और उसमें से C1 कितनी है। ठीक है 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी, ये हो गई 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 निकलेगी 5/6, शाबाश, 5/6 हो गया। अब इसको हम लोगों ने इंट्रॉपी के फॉर्मूला में पुट करते हैं, इंट्रॉपी इज इक्वल टू नेगेटिव P1 क्या है, 1/6, तो नेगेटिव 1/6 log ऑफ 1/6 टू बेस 2, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर दूसरा क्या था, 5/6 log ऑफ 5/6 टू बेस 2। इसका हम लोगों ने आंसर निकालना है, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.65। ये सेकंड की इंट्रॉपी निकल आई। ये पहले डाटा की इंट्रॉपी पहले निकाली थी, अब हमने सेकंड डाटा की निकाली। इसी तरह थर्ड डाटा की इंट्रॉपी कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 4/6, इंट्रॉपी -2/6 log ऑफ 2/6 टू बेस 2 माइनस 4/6 log ऑफ 4/6 टू बेस 2, ये आ गई 0.92। ठीक है, एंट्रॉपी कैसे निकालनी है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह अगर डाटा दिया हो तो उससे एंट्रॉपी निकालने की समझ आ गई है, अगर किसी को यहाँ तक नहीं समझ आई तो बताओ। मैडम ये 6 क्या है, 0/6? 6 टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है ना, जिस तरह ये 6+0 टोटल 6 है, 5+1 टोटल 6 है, 4/2 6 है। प्रोबेबिलिटी हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ अकरेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस। प्रोबेबिलिटी का तो हमने पहले भी किया था। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का। अभी यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ जनरल जनरल देखा है कि डिसीजन ट्री होता क्या है, किस तरह से ट्री बनता है, उस पे हम अप्लाई कैसे करते हैं, और फिर हम लोगों ने कहा कि जो नोड सिलेक्ट करना होता है, स्प्लिटिंग सिलेक्ट करनी होती है, वो हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन गेन या इंट्रॉपी के लिहाज से। इंट्रॉपी फाइंड कैसे करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ ये चीजें देखी हैं, अभी हमने मेन डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम अप्लाई नहीं किया। यहाँ तक अगर कोई भी चीज नहीं समझ आई तो बताओ, सबको क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, बाकी जो है फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करती हूँ, उसमें फिर हम करते हैं, ठीक है।